तो ये लेक्चर 8 दैट इज़ जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, हम लोग जनरेटर को उठा के बस बार से कनेक्ट कर देते हैं और फिर क्या है, बस बार से हमें जितना भी लोड कनेक्ट करना होता है कर देते हैं, ठीक है। अब इस बस बार पे एक से ज़्यादा जनरेटर भी कनेक्टेड हो सकते हैं और एक से ज़्यादा लोड भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। बस बार की खासियत क्या होता है कि इसका वी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये समझ लो पावर लाइन की तरह। जैसे हमारे घर में जो पावर लाइन आ रहा है उसका वोल्टेज फिक्स है कि 220 ही आएगा, क्योंकि सारा लोड 220 पे बना है। अब उस पावर लाइन पे एक घर कनेक्ट हो या 100 घर, वोल्टेज तो 220 ही रहना है। पावर का एक्सप्रेशन देखो, रिएक्टिव पावर का दोनों EF और डेल्टा पे डिपेंड करता है, ठीक है। डेल्टा डिपेंड करता है EF पे और डेल्टा EF के साथ इन्वर्स रिलेशन शेयर करता है और डेल्टा से डायरेक्टली डिपेंडेंट है पावर। पावर को बढ़ाना घटाना है तो हमें डेल्टा चेंज करना होगा। डेल्टा को चेंज करने के लिए हमें एक्साइटेशन को चेंज करना होगा, ठीक है। एक्साइटेशन तुम्हारा डिपेंड करता है रोटर के करंट पे, मतलब अगर तुम्हें एक्साइटेशन चेंज करना है तो रोटर के करंट को बढ़ाना या घटाना होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टडी करते हैं कि दो पार्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। दो पार्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है, दो पार्ट में, ठीक है। पहला पार्ट में क्या करेंगे कि पावर जो लोड को दिया जा रहा है उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है, और एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे और एक्साइटेशन को घटाएंगे, ठीक है। पहला केस है तुम्हारा यूनिटी पावर फैक्टर का वाला, ठीक है। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड केस है, इसी के थ्रू आगे वाले केसेस को जज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये वोल्टेज है, वोल्टेज से 90 डिग्री रिएक्टिव ड्रॉप है और रिएक्टिव ड्रॉप, वोल्टेज और रिएक्टिव ड्रॉप को मिला दोगे तो हमें एक्साइटेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा रोटर करंट है, ये स्टेटर करंट है, ठीक है। ये एक्साइटेशन का पॉइंट 1 है, दैट इज़ EF1, एक्साइटेशन 1, ठीक है। मतलब DC करंट तुमने कुछ ऐसा दिया कि ये एक्साइटेशन बन गया, ठीक है। जनरेटर में लोड एंगल तुम्हारा डेल्टा 1 है, ठीक है। अब क्या किया, पावर को कांस्टेंट रखा, दैट इज़ लोड में जितना पावर जा रहा है उतना ही पावर अभी भी जा रहा है। ये देखो ये जो लाइन है ये पावर को बता रहा है, ठीक है। ये जो एक्सिस है ये पावर को बताता है और ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस ये तुमको लोड एंगल बताता है, ठीक है। तो उसी पावर एक्सिस पे हमने क्या किया, एक्साइटेशन को बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो जैसे हमने एक्साइटेशन को बढ़ाया, टर्मिनल वोल्टेज तो उतना ही था, ठीक है। एक्साइटेशन को बढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है, ये याद करो लेक्चर 6 में सिमिलर ग्राफ हमें देखने को मिला था, दैट इज़ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग वाला, ठीक है। तो ये लैगिंग में हमें जो एक्सप्रेशन मिला था, सारा एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे वही मिलने वाला है, ठीक है। दैट इज़ हुआ क्या था कि करंट लैग करने लगा था, तो देखो ∅2 एंगल से करंट लैग कर रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज से एक्साइटेशन को कनेक्ट करने वाला लाइन तुम्हारा रिएक्टेंस ड्रॉप दिखाता है। उस रिएक्टेंस ड्रॉप को 90 डिग्री जब यहाँ पे डाल दोगे तो वो तुमको करंट दिखा देगा, ठीक है। कहने का मतलब करंट ये है जो कि ∅2 एंगल से लैग कर रहा है। सिमिलरली एक्साइटेशन ये तुमको EF दिखाता है और EF से जब परपेंडिकुलर डालोगे इस पे, बेसिकली हो क्या रहा है, देखो हमें क्वेश्चन में EF कैलकुलेट करना रहता है। तो EF कैसे कैलकुलेट करोगे, EF कैलकुलेट करते हैं हम लोग लोड एंगल के थ्रू हेल्प से, मतलब कॉस डेल्टा लगा दिए, कॉस डेल्टा मतलब करली ब्लैक हेयर, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस करके EF कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो EF के लिए तुमको बड़ा वाला ट्रायंगल लेना होगा ना, क्या कि EF देखो EF का बेस ये है, ठीक ना, मतलब ये V और प्लस ये, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो कॉस डेल बाई 2 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन EF, तो EF इंटू कॉस डेल 2 इज इक्वल टू बेस। कहने का मतलब इस बेस का जो लंबाई है ये किसके बराबर हो गया, EF कॉस डेल 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पूरा लेंथ EF कॉस डेल 2 हो गया। यहाँ तक लेंथ क्या था, V, तो ये जो लेंथ हुआ ये लेंथ कितना हो गया, EF कॉस डेल्टा 2 माइनस V, ठीक है। और ये जो लेंथ है यही तुम्हारा रिएक्टिव पावर को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। अगर पुराना देखें तो पुराना में देखो ऐसा कुछ था, ये वाला जो लेंथ था यही तुमको रिएक्टिव पावर, मतलब इसी चीज़ का लेक्चर 8 में डिटेल्ड स्टडी हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ इसमें हमने वोल्टेज, करंट,
एंगल वगैरह सब फाइंड किया था, लेकिन पावर फ्लो इसमें नहीं बताया था, ठीक है। तो पावर फ्लो इसमें बताया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा एक्टिव पावर है और इतना छोटा सा रिएक्टिव पावर है, ठीक है। रिएक्टिव पावर देखो ग्राफ के मदद से हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज़ यही एक्सप्रेशन तो हमें थ्योरेटिकली ड्राइव किया था ना, तो ग्राफ के बेसिस पे भी हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। ये MVAR एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या कि ये रिएक्टिव पावर जनरेटर से बस बार को जा रहा है, ठीक है, और ये बस बार के थ्रू फिर लोड को मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट तुम्हारा एक्चुअल प्रोसेस होता है, मतलब असली प्रोसेस MVAR एक्सपोर्ट ही होता है, ठीक है। रिएक्टिव MVAR क्या है, ये रिएक्टिव पावर का यूनिट है, दैट इज़ VAR। और ये M मतलब मेगा। कहने का मतलब देखो कि थोड़ा सा लैगिंग हुआ था पावर फैक्टर, और उस लैगिंग में मेगा टाइम्स में वोल्टेज, मेगा टाइम्स में पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक ना। कहने का मतलब देखो ये एक्टिव पावर इतना बड़ा एरिया है और ये रिएक्टिव इतना छोटा है, फिर भी मेगा टाइम्स में रिएक्टिव पावर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा यही सब चीज़ है इसमें। देखो ये वाला कौन सा केस था तुम्हारा, एक्साइटेशन को अच्छा इसका आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखो एक्साइटेशन को अब बढ़ा के हमने EF2 पे लाया था, तो एक्साइटेशन को यूनिटी पावर फैक्टर से कंपेयर करो। एक्साइटेशन को अगर और बढ़ाओगे तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल और नीचे जाता जाएगा। कहने का मतलब एक्साइटेशन बढ़ाने से पावर फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इस लाइन पे पावर फैक्टर 1 है, तो इससे जितना दूर जाएंगे उसको लैगिंग बोलेंगे, मतलब पावर फैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है इन लैगिंग टर्म्स, ठीक है। लोड एंगल डिक्रीज, लोड एंगल भी घट रहा है, ठीक है। हाँ, स्टेटर करंट क्या हो रहा है, तो देखो स्टेटर करंट जो है, स्टेटर करंट स्टेटर करंट तुम्हारा बढ़ता है, ठीक ना, स्टेटर करंट बढ़ता है। अब उसके बाद आता है दैट इज़ व्हेन वी डिक्रीज रोटर करंट। हाँ, अब क्या है कि पावर कांस्टेंट पे हम लोग एक्साइटेशन को घटा रहे हैं, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर पे ये एक्साइटेशन था, एक्साइटेशन को बढ़ाए तो ये मिला। अब एक्साइटेशन को यहाँ से घटाएंगे, ठीक है, UPF से घटाएंगे। UPF से घटाएंगे तो देखो यहाँ पे हम लोग कहीं ला दिए, UPF यहाँ था, यहाँ से घटाते घटाते यहाँ पे ला दिए, तो ये तुम्हारा EF हो गया, ये वोल्टेज हो गया। अब EF निकालने के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और हमें इस वाले रीजन का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो देखो कॉस डेल्टा लगाओगे तो इस वाले रीजन का वैल्यू EF कॉस डेल्टा 3 मिल जाएगा, सिर्फ इस रीजन का, ठीक है। तो इस रीजन को क्या बोलेंगे, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे V माइनस EF कॉस डेल्टा 3, V माइनस EF कॉस डेल्टा, ठीक है ना। जबकि एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या होता है, EF माइनस V, तो हमें क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू मिल रहा है ना। कहने का मतलब Q आउट क्या है, निगेटिव है। कहने का मतलब Q आउट इस रीजन में निगेटिव है। निगेटिव कहने का मतलब रिएक्टिव पावर इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट कहने का मतलब कि जनरेटर रिएक्टिव पावर इनफाइनाइट बस बार से अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। अब देखो ग्राफ याद करो, ये वाला ग्राफ जो है ये 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग वाला केस रिजेंबल करता है, ठीक ना। हाँ, ऐसा केस रिजेंबल कर रहा है। लीडिंग में क्या था, ओवर एक्साइटेड था, नहीं लीडिंग में अंडर एक्साइटेड रहता है जनरेटर, मतलब एक्साइटेशन घटा के देना रहता हो। तो यहाँ पे देखो पावर ले रहा है बस बार से, तो ये पावर तुम्हें कहाँ दिख रहा है, कोर में, दैट इज़
ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर एक्साइटेड केस, अंडर एक्साइटेड जनरेटर। कहने का मतलब कोर में ज़्यादा पावर आ जाता है। तो ज़्यादा पावर कहाँ से आ रहा है, तो ये बस बार से इतना पावर देखो ले रहा है, ठीक ना, वहाँ से ज़्यादा पावर आ रहा है, ठीक ना। हाँ देखो रिएक्टिव पावर यहाँ पे निगेटिव आ गया, निगेटिव मतलब इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब बस बार से पावर अपने अंदर ले रहा है जनरेटर, ठीक है। ठीक है, अब हो गया वो वाला सीन। अब दूसरा केस क्या है कि हमने लोड को ही वैरी किया और एक्साइटेशन को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो लोड को देखो वैरी किया है, पावर रेटिंग 1 से पावर रेटिंग 2 पे ले गए हैं, दैट इज़ पावर डिक्रीज़ किए हैं। तो पावर डिक्रीज़ करने से क्या हुआ, लोड एंगल घट गया, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर ग्राफ के द्वारा देखेंगे तो देखो एक्साइटेशन दैट इज़ लैगिंग वाला केस ले लो और एक्साइटेशन EF2 पे एक आर्क बना दो। ये आर्क क्या बता रहा है, ये आर्क बता रहा है कांस्टेंट एक्साइटेशन को, ठीक है। एक्साइटेशन कांस्टेंट है जबकि लोड तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर इस आर्क पे हम इस पॉइंट पे आ जाएं तो इधर भी एक्साइटेशन क्या होगा, सेम ही होगा जो कि यहाँ का है, लेकिन लोड क्या हुआ, लोड घट गया। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सिस था ये पावर एक्सिस था, पावर एक्सिस में ये ज़्यादा पावर है, ये कम पावर है, ठीक है। तो देखो जब पावर हमने कम कर दिया तो डेल्टा डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। और डेल्टा डिक्रीज़ हो गया और करंट में देखो करंट का एंगल बढ़ गया, ठीक है। काहे कि यहाँ पे करंट का एंगल कुछ कम आता, मतलब पावर फैक्टर बढ़ गया, ठीक है। पावर फैक्टर बढ़ा नहीं भाई, पावर फैक्टर डिटोरिएट किया लैगिंग साइड में, ठीक है। और इसमें रिएक्टिव पावर देखो तो देखो जब EF2 था मतलब इस पावर पे इतना रिएक्टिव पावर जनरेट हो रहा था, लेकिन जब हमने लोड को घटा दिया तो रिएक्टिव पावर और बढ़ गया, ठीक है। MVAR एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड, कहने का मतलब रिएक्टिव पावर जो कि लोड को दिया जा रहा था वो अब और ज़्यादा हो गया है, ठीक ना। और लोड मतलब लोड एंगल के घटने से क्या था, एक्टिव पावर तुम्हारा घट जाता था, तो एक्टिव पावर घट गया, रिएक्टिव पावर बढ़ गया, ठीक है। पावर बैलेंस सेटिस्फाई रह गया, ये सब चीज़ वही है, ठीक है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूज़न पे। देखो ये सारा सेक्शन हमने ये सब जो लिखा है ना, ये तुम्हारा इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में लिखा है, ठीक है, जिसको समराइज़ कर दिया मैंने इस वाले पेज में, ठीक है। इसको समझना क्या है कि इतना जो डायग्राम था ना उसको हम बस एक सिंगल डायग्राम में कंक्लूड किया है, ठीक है। इसमें देखो ये तुम्हारा पावर एक्सिस है, ये तुम्हारा लोड एंगल एक्सिस है, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, दो चीज़ करेंगे, एक्साइटेशन को चेंज करेंगे और लोड को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बार क्या करेंगे कि लोड को चेंज करेंगे और एक्साइटेशन कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। एक्साइटेशन को कैसे चेंज करेंगे, तो भाई 3 ठो पोजीशन है, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग और लीडिंग। तीनों पोजीशन में हम एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे और घटाएंगे, तीनों इंडिविजुअल पोजीशन में, और देखेंगे कि पावर फैक्टर और स्टेटर करंट पे क्या अंतर पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले सर ने क्या बताया, लैगिंग पावर फैक्टर ले लो, ठीक है। तो हमने लैगिंग पावर फैक्टर ले लिया, ठीक है। इसमें क्या था, लोड को फिक्स कर दिए हैं और एक्साइटेशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्साइटेशन बढ़ाना है फिर घटाना है, तो लैगिंग पावर फैक्टर पे आ जाओ, दैट इज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे आके हम एक्साइटेशन को इंक्रीज़ करेंगे। एक्साइटेशन किस तरफ इंक्रीज़ होता है, तो इस साइड जाने से एक्साइटेशन इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो अब मान लो तुम एक्साइटेशन को इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, ये जो लाइन है ये और स्लैंटिंग होते जाएगा, कहने का मतलब ये और स्लैंटिंग होते जाएगा तो 90 डिग्री और कहीं नीचे बनेगा, कहने का मतलब पावर फैक्टर डिक्रीज़ होगा, डिटोरिएट करेगा, किधर, लैगिंग साइड में, मतलब नीचे में, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखो एक्साइटेशन को इंक्रीज़ करने से लोड एंगल, अच्छा लोड एंगल क्या होता है, देखो यहाँ पे जो लोड एंगल है ये जब लाइन और स्टीप होगा तो लोड एंगल घटेगा, तो लोड एंगल घट रहा है। लोड एंगल और पावर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो लोड एंगल घटने से एक्टिव पावर भी घट रहा है, और एक्टिव पावर जब घट रहा है तो रिएक्टिव पावर तुम्हारा बढ़ेगा, क्यों, पावर बैलेंस के कारण, ठीक है। एक्टिव पावर जब घटता है तो स्टेटर करंट भी बढ़ता है, ये देखो ये लाइन देखो,
ये लाइन तो और बड़ा होते जाएगा ना ऐसे, तो स्टेटर करंट बढ़ेगा और पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। मतलब ये जो है ये 1 है, 1 से घटेगा पावर फैक्टर और लैगिंग डायरेक्शन में घटेगा। ठीक है, देखो इस चीज़ को मैं बताया हुआ, यूनिटी पावर फैक्टर में जब पावर फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, कहने का मतलब वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में हो, सेम फेज में होता है, तो उसको 1 बोलते हैं। उससे जब घटता है तो पावर फैक्टर डिटोरिएट करता है। अब वो लीडिंग साइड में भी हो सकता है, लैगिंग साइड में भी हो सकता है। ठीक ना, कहने का मतलब ये तुम्हारा यूनिटी पावर फैक्टर है, इससे पावर फैक्टर ऊपर जाए या नीचे जाए दोनों को डिटोरिएट ही बोलेंगे। ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे कि लीडिंग साइड में पावर फैक्टर डिटोरिएट कर रहा है, और जब नीचे जाएगा तो उसको बोलेंगे कि लैगिंग साइड में पावर फैक्टर डिटोरिएट कर रहा है। ठीक है, दूसरा एक्साइटेशन घटाने का। अब मान लो एक्साइटेशन घटाओगे तो क्या होगा, लोड एंगल पे देखो, लोड एंगल तुम्हारा बढ़ेगा। ठीक है, लोड एंगल बढ़ने से एक्टिव पावर बढ़ेगा, एक्टिव पावर के बढ़ने से क्यू आउट एक्सपोर्ट घटेगा। ठीक है, क्यों, पावर बैलेंस को सेटिस्फाई करने से। अब क्यू आउट एक्सपोर्ट और क्यू आउट इम्पोर्ट इन्वर्स रिलेशन शेयर करता है। एक्सपोर्ट क्या बता रहा है, एक्सपोर्ट बता रहा है कि रिएक्टिव पावर जो कि जनरेटर के द्वारा बस बार को दिया जा रहा है वो घट रहा है, इसका मतलब इम्पोर्ट बढ़ रहा है। इम्पोर्ट मतलब रिएक्टिव पावर जो कि बस बार से अंदर लिया जाएगा जनरेटर की ओर, वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये देखो ओवर द केस होगा, मतलब तुम एक्साइटेशन को बढ़ाते बढ़ाते एकदम यहाँ तक पहुँच जाओगे तब ये केस होगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि लैगिंग से थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ठीक ना, तो उसमें ये वाला वैलिड होगा। ठीक है, पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा, क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ के रिस्पेक्ट में तो लैगिंग पावर फैक्टर है, अब यहाँ से तुम अंदर की एक्साइटेशन घटाओगे तो ये लैगिंग घटते जाएगा, घटते घटते यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, कहने का मतलब मूव्स टुवर्ड्स यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, अब दूसरा केस आ जाओ, दूसरा केस क्या है, लोड तुम्हारा यूनिटी पावर फैक्टर पे है और एक्साइटेशन को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यूनिटी पावर फैक्टर पे लोडिंग एंगल Δ1 है और इस समय पावर फैक्टर क्या है, तो पावर फैक्टर तुम्हारा 1 है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। ठीक है, तो इस समय देखो अगर तुम एक्साइटेशन बढ़ाते हो, एक्साइटेशन बढ़ाना मतलब इधर जाना, एक्साइटेशन अगर बढ़ाओगे तो देखो लोड एंगल क्या होगा, लोड एंगल घटेगा। ठीक है, लोड एंगल घटेगा, साथ ही साथ करंट क्या होगा, करंट तुम्हारा लैगिंग होते जाएगा, मतलब करंट तुम्हारा नीचे की ओर भागेगा, कहने का मतलब पावर फैक्टर डिटोरिएट करेगा टुवर्ड्स लैगिंग साइड। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, पावर फैक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम वंस टुवर्ड्स लैगिंग साइड। डेल्टा घट रहा है तो एक्टिव पावर घट रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, अब इसको जब EF डिक्रीज करोगे, एक्साइटेशन घटा रहे हो, एक्साइटेशन घटाना मतलब इधर आना, इधर आने से क्या होगा, लोडिंग एंगल बढ़ेगा, लोड एंगल के बढ़ने से आउटपुट पावर बढ़ेगा, आउटपुट पावर बढ़ने से क्यू आउट एक्सपोर्ट घटेगा। ठीक है, पावर फैक्टर अगर बात किया जाए तो ये देखो यूनिटी पावर फैक्टर पे UPF है, यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ना मतलब पावर फैक्टर डिटोरिएट करना टुवर्ड्स लीडिंग साइड, तो बोलते हैं पावर फैक्टर डिटोरिएट्स टुवर्ड्स लीडिंग साइड, दैट इज डिक्रीजेस फ्रॉम 1 टुवर्ड्स लीडिंग साइड। ठीक है, अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज कांस्टेंट एक्साइटेशन एंड पावर डिमांड ऑफ लोड इज डिक्रीज और इंक्रीज। कहने का मतलब एक्साइटेशन हमने कांस्टेंट कर दिया, मतलब रोटर मतलब DC करंट जो हम दे रहे थे उसको हम फिक्स कर दिए, अब उसको वैरी नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बस बार पे लोड कनेक्टेड है उसके पावर को बढ़ा घटा रहे हैं, कहने का मतलब पहले कम पावर का लोड लगा रहे हैं, फिर ज़्यादा पावर का लोड लगा रहे हैं, फिर उससे भी ज़्यादा पावर का लोड लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब इंक्रीज है डिक्रीज। ठीक है, उसके लिए क्या किए हैं, एक आर्क बना दो, ये आर्क क्या बता रहा है, ये आर्क कांस्टेंट एक्साइटेशन बता रहा है। ठीक है, कहने का मतलब इस आर्क पे एक्साइटेशन तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है, और ये लाइन क्या था, ये लाइन तुमको बता रहा था कांस्टेंट पावर। ठीक है, तो अभी हमें आर्क वाले पे चलना है। ठीक है, आर्क वाले पे चल के हमने क्या किया, देखो इस पॉइंट से हम यहाँ तक आ गए, कहने का मतलब लोड का पावर को हमने यहाँ से यहाँ घटा दिया। लोड कहाँ था, लोड तुम्हारा Y एक्सिस पे था, तो Y एक्सिस पे इतना पावर है और फिर यहाँ पे हमने पावर रिड्यूस करते करते यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, अब देखो एक्साइटेशन जो यहाँ पे था वही सेम एक्साइटेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, दैट इज एक्साइटेशन सेम है, लेकिन लोड एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो देखो डिक्रीज वाला केस था, डिक्रीज में क्या हुआ, लोड एंगल घटा,
लोड एंगल के घटने से रिएक्टिव पावर एक्सपोर्ट, लोड एंगल से घटने से क्या हो गया, पावर तुम्हारा घटा और क्यू आउट बढ़ा टू सेटिस्फाई पावर बैलेंस, ठीक है। करंट का बात करें तो करंट क्या हुआ, करंट घटेगा, ठीक ना, स्टेटर करंट घटेगा। और पावर फैक्टर अगर देखो तो यहाँ पे देखो ये था और यहाँ पे ये है, मतलब थीटा 5.2 से 5.4 चला गया, मतलब पावर फैक्टर और डिटोरिएट किया टुवर्ड्स लैगिंग साइड, ठीक है। सिमिलरली अगर इंक्रीज करोगे तो ये सब चीज़ मिलेगा, ठीक है। अब ये जो पेज है ये सारा सेक्शन 1, 2, 3, 4 ये जो सर डिटेल में लिखे हैं उसका समरी है, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूज़न हमें ये मिला कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों ही एक्साइटेशन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। तो अब हम दोनों तो एक्साइटेशन के थ्रू कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि एक बार अगर एक्टिव पावर को कंट्रोल करोगे तो रिएक्टिव पावर गड़बड़ाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, एक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए प्राइम मूवर का सहायता लेते हैं, दैट इज़ फ्यूल ज़्यादा डाल के हाई स्पीड में रोटेट करवाते हैं, ठीक है। और रिएक्टिव पावर का कंट्रोल हम लोग एक्साइटेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, ठीक है।